एक सवाल और हो जाए। एक सवाल लिखो, ये आपका होमवर्क है। एक यहां लगवा दिया गया, एक घर से लगा के लाओ। लिखो, सवाल लिखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। अगला क्वेश्चन लिखो, HW। लिखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। फुल स्टॉप। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना है? 353.23 केल्विन। फुल स्टॉप। व्हेन 1.08 ग्राम, देखो व्हेन 1.80 ग्राम, ये बोला था ना। उलट लो। हाँ लिखो, 80 लिखो। अरे हमको 18 कटवाना भी तो है, समझ गए हो? आधा ही सारा नहीं। हाँ लिखो, व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल। सवाल में कुछ इशारे तो यूं ही हो जाता है, अच्छा इसे कटना है बराबर से, है ना। हाँ लिखो, when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, comma, the boiling point is raised, RAISED, the boiling point is raised to 354.11, 354.11, ठीक है, केल्विन। बोला जब सवाल। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आपको निकालना है। फुल स्टॉप। केबी फॉर बेंजीन इज, देखो केबी फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा बताओ, सवाल बढ़िया है ना? बढ़िया है। हाँ, अब देखो यहां पे अपना सॉल्यूट अननोन है, लेकिन आपका सॉल्वेंट नोन है। अच्छा, यहां सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। और सॉल्यूट एक अननोन, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये आपका होमवर्क। अच्छा बताओ, कहीं कोई समस्या वाली बात तो नहीं लग रही? आप देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके सवाल में दे रखा है। डेल्टा टीबी आपके क्वेश्चन में गिवन है। नहीं समझ में आया? हाँ, डेल्टा टीबी आपको गिवन है, ठीक है। और जो बोला वो निकालेन है। ये होमवर्क है, ठीक है भैया। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा देखो, अच्छा फार्मूला हमारा क्या है? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी और इनटू एम। केबी आपको गिवन, वेरी गुड। हाँ, इनटू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। और यही आपसे निकालना है, मोलर मास ही तो निकालना है। इनटू 1000 अपान WB, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। किसमें रखना है? ग्राम। आपको नहीं लग रहा सब कुछ दिया है? वेरी गुड, गजब हो तुम लोग। लास्ट में बस यही फार्मूला लगा देना, टीबी इक्वल टू टीबी डैश माइनस टीबी। ये दिया है, दिया कि नहीं दिया है? बस फार्मूला आपका आ जाएगा, निकालो। अच्छा, ये होमवर्क है, घर से निकाल के लाओ। चलो, मैं आंसर वो बोल दूं क्या? ऑप्शन बोल दूं क्या? अच्छा ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, इसके 4 ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर 1 लिखो, लिखो 50 ग्राम पर मोल, 50 ग्राम पर मोल। अगला लिखो 55 ग्राम पर मोल। अगला लिखो 58 ग्राम पर मोल। अगला लिखो 60 ग्राम पर मोल।
आंसर खूब बढ़िया बढ़िया क्लोज दिए गए। तो आंसर क्या इसका होगा? 58। वेरी गुड। अब सारे बच्चे इसको घर से करके लाएंगे। बताओ कुछ तकलीफ हुई इसको निकालने में? बताओ इन दो फार्मूले के अलावा कहीं गए हम? ठीक है, अब इसको घर से करके लाना है। अगली क्लास में किसी से भी पूछा जा सकता है, नहीं आया है तो बताया जाएगा। क्लियर है? अगली सुंदर सी हेडिंग डालें। अच्छा, और एक बात समझ लो, मैंने और कहीं के फार्मूले ये नहीं लगवाए। पहला सवाल आपको ये लगवाया है और दूसरा सवाल हमने इसी के नीचे का लगवाया, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं। अगला हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगली हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? थर्ड। क्या लिखेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में गिरावट या कम होना। और एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, है ना? तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ था और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? डिप्रेशन। अच्छा, क्यों डिप्रेशन और एलिवेशन हुआ? क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है ना? सबसे पहले इसके नीचे लिखो ओबीसी वेरी फास्ट। इसके नीचे लिखो ओबीसी वेरी फास्ट और इसका फुल फॉर्म खुद से लिखो। ओबीसी एक साइड रखना और वेरी फास्ट एक साइड रखना, मतलब समझ रहे हो ना? ओबीसी और ऐसे कर लिया करो वेरी फास्ट। बताओ, ये हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? ये हमने बेटा सॉल्यूट को ऐड किया। सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेंगे, जबकि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट घटेंगे। तो बताओ हमको अब कौन सा पढ़ना है? ये वाला। फ्रीजिंग पॉइंट में ही तो डिप्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा बताओ, वाटर का टीबी कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का टीएफ कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी गुड। हम पढ़ाएं और तुम भूलो। ये देखो लिखाया है, ये लिखाया कि नहीं लिखाया? ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग अपने अच्छे रखो भैया, आगे बढ़ा जाए। चलो, अच्छा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया गया था? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया गया था? ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर का नाम बॉइलिंग पॉइंट रख देते हैं। मान लो 100 डिग्री पे दोनों बराबर हो गए तो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, और मान लो 50 से बराबर हो गए तो 50 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले हमको क्या समझना चाहिए? फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहली हेडिंग डालो इसके अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा देखो, बताओ, हमने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉयल होने का पॉइंट। वैसे फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बताओ बेटा? बहुत बढ़िया, लाजवाब, फ्रीज होने का पॉइंट। क्लियर है? कोई चीज, हर चीज का जमने का एक अपना अपना टेम्परेचर होगा और हर चीज का अपना अपना बॉयल होने का भी टेम्परेचर होगा। एल्कोहल को ले लो तो 78.4 डिग्री पे बॉयल होता है। पानी को वहीं ले लो सॉल्वेंट के नाम पे तो 100 डिग्री पे होता है। तो सबका क्या होगा? हर मटेरियल का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? सबका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसा मटेरियल वैसा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? चलेगा, लिखो। सबसे पहले लिखो, लिखो। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट तो समझ आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट में जानते हो क्या होता है? जैसे एक आपने कोई सब्सटेंस लिया, क्या हमने बोला? एक सब्सटेंस लिया तो उसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो गए, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। चलो लिखो, लिखो बेटा।
freezing point is a temperature, लिखो बेटा, freezing point is a temperature, freezing point is a temperature at which freezing point is a temperature at which vapor pressure of liquid state of a substance, vapor pressure of liquid state of a substance is same as vapor pressure of solid state, vapor pressure of solid state of same substance. यहां सब्सटेंस अलग अलग नहीं होने चाहिए, क्लियर है? सब्सटेंस कैसे होने चाहिए? सेम. इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. इसको किस नाम से हम जानेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट को. क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या सेम होता था? लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता था. और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक ही सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जिस टेंपरेचर पे इक्वल हो गए, वही टेंपरेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा. क्लियर है? अगला लिखो, वी नो दैट. लिखो, वी नो दैट वेपर, क्या हो गया? लिखो, वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. लिखो, वी नो दैट vapor pressure of solution is less than, we know that vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. क्या ये बात हम पहले से नहीं पढ़े हैं? इसीलिए लिखा है we know that, कि हमको जानकारी है. सो फुल स्टॉप करके लिखो, सो, SO, इसलिए. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is always less than freezing point of solvent. Freezing point of solution is less than फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? सॉल्वेंट. अब देखो, अभी आपको ये नहीं पढ़ा गया, ये दोनों भाई भाई होते हैं. वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूट के ऐड करने से दोनों कम हो जाते हैं. तो जब ये कम तो ये कम. अब ओबीसी वेरी फास्ट फार्मूले का महत्व तो समझ में आया? नहीं ऐसे पागल हो जाओगे लाइनें याद कर करके. यदि आपको ओबीसी वेरी फास्ट मालूम है तो तुम्हारा सवाल गलत नहीं हो सकता है. अरे ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर भाई भाई, वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट भाई भाई. सॉल्यूट ऐड करने से ये दोनों बढ़ते हैं, सॉल्यूट ऐड करने से ये दोनों घटते हैं. अरे हर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज आपस में भाई भाई. कुछ समझ में आ गया? ये कहानी सबको समझ में आई? साइंस को अपनी भाषा में समझ लो, और कहीं तुमने लाइनें याद करना शुरू कर दिया तो कभी तुमको साइंस समझ में नहीं आएगी. अब हम ये बोल देते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें भाई भाई, अरे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. यही तो होता भाई भाई का काम. क्या नहीं, हमारे उल्टा होता है. तो हम अच्छे समाज को लेके चलते हैं. नहीं समझ में आ रहा? चलेगा, आगे लिखो. ये कहानी सबको समझ आ गई? अच्छा, आप जरा ध्यान से समझो, ठीक है? अच्छा देखो, देखो सॉल्वेंट, इधर देखो बेटा, ये सॉल्वेंट है. अच्छा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या मान लें? बताओ. TF मान लें. इधर बैठो आके, इधर आओ, यहां बैठो आके. देखो, अच्छा इसको बताओ हम क्या बता दें? सॉल्यूट. क्या मिला दिया? सॉल्यूट, है ना? अच्छा, सॉल्यूट मिलाने से क्या बन जाएगा? अपना सॉल्यूशन बन जाएगा.
अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ बेटा, हम क्या मानेंगे? टीएफ डैश। क्या मानेंगे? टीएफ डैश मानेंगे। आप बताओ टीएफ बड़ा कि टीएफ डैश बड़ा? टीएफ बड़ा। अभी यही तो पढ़ाया है ना? तो यहां इन दोनों में बताओ कौन बड़ा? टीएफ इज ग्रेटर देन टीएफ डैश। और हमने आपको इसका डेल्टा निकालना सिखाया ही, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? टीएफ माइनस टीएफ डैश। अब जरा ध्यान से देखो, वहां हमने पढ़ाया था टीबी डैश माइनस टीबी, और अब यहां हमने क्या पढ़ाया? टीएफ माइनस टीएफ डैश पढ़ाया। क्लियर है? तो तुमको करना क्या है? बड़े में से छोटा माइनस कर दो। ये बात याद रखना, मैं यहां बोलता क्या हूं। क्या मैंने वहां क्या बोला था? बड़े में से छोटा माइनस कर दो। यही सेम बात वहीं भी बोली थी, वही सेम बात यहां पे भी है। अच्छा मान लो हम तुमको ये पढ़ा के भेजे और वहां ये आ गया, वहां आ गया टीएफ इक्वल टू डेल्टा टीएफ प्लस टीएफ डैश। कैसा पढ़ा है? यही नहीं पढ़ा है। अरे यही फार्मूला तो लिखा है, ये उठा के इधर लेके चले गए तो ये प्लस में आ गया। बताओ दोनों बातें सेम है ना? और ऐसा ही टीबी वाला भी है। हमने आपको टीबी क्या पढ़ाया? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या पढ़ाया? टीबी डैश माइनस टीबी पढ़ाया ना? उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में छोटा कौन? ये छोटा, ये छोटा। अच्छा ये कितना छोटा? ये इतना छोटा। यदि इसमें ये मिला दो तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा मतलब डिप्रेशन, छोटा मतलब डिप्रेशन। तो ये बताओ, ये वाला इतना ही छोटा था और इतना ही टुकड़ा इसमें मिला दिए तो इसके बराबर हो गया। तो इतना ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इतने टुकड़े का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मान लो एक आदमी के पास 75 रुपया है और एक आदमी के पास 50 रुपया है ना? एक आदमी के पास 75 रुपया और एक आदमी के पास कितना है? 50 रुपया। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है ना? कितने का डिफरेंस है? 25 रुपया। और यदि 25 रुपया इसके पास आ जाए तो ये भी बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बस ये तो देसी बात है, समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए? चलो अच्छा आगे लिखो। अगला सवाल, अगली बार लिखो। लिखो बेटा। देखो आप पीछे वाले में इसी के बाद क्या ग्राफ खिंचवाया था? हाँ तो यहां पे भी ग्राफ खींचो। देखो इसी लाइन के बाद ग्राफ खिंचवाया था, चेक कर लो। हाँ फिर यहां तुम आप ग्राफ खींचो, एकदम उसी के सिमेट्रिकल चलेंगे। जो जो हेडिंग वहां पीछे डलवाएंगे वही वही हेडिंग यहां पे डलवाएंगे। लिखो। देखो कितने पैर हैं इसके? 6। कौन सा पोडा? हेक्सापोडा। अरे यार बस ठीक, तुम बैठो। सुनो आगे देखो, और आगे इसके दोनों क्या निकले? एंटीना, है ना? एंटीना में कितने टुकड़े होते हैं? एंटीना में कितने पार्ट होते हैं? गजब। स्केप होता है पार्ट। अच्छा बताओ हेक्सापोडा है, पैर के कितने भाग होते हैं? पैर नहीं, एक पैर के कितने टुकड़े होते हैं? एक कॉक्सा, एक ट्रोकेंटर, टिबिया। अरे चलो अच्छा छोड़ो। चलो आगे जरा ध्यान से सुनो। तो ये सबको समझ आ गया। अब अगला ग्राफ खींचो। लिखो ग्राफ खींचो। लिखो भैया। और इसके इसके और क्या होता है? ये सांस कहां से ले रहा है? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, थ्रू स्पाइरिकल्स, थ्रू
स्पाइरिकल्स। आगे जरा ध्यान से देखो, है समझी है? अच्छा चलो, अच्छा आगे जरा ध्यान से देखो, हेडिंग डालो ग्राफ, खींच लो अब तुम ग्राफ। तो इधर वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर। ये इस वाली एक्सिस पे क्या लेना है? वेपर प्रेशर, और इधर क्या लेना है? टेम्परेचर। अच्छा रुको, पहले इस वाले ग्राफ को हम थोड़ा सजा लें, है ना, तब तुम लोग बनाना। पहले हम सजाएंगे। ठीक है। अच्छा देखो, हमने ये जो इधर ऐसा ये बनाया है ना, ये जानते हो क्या, ये सॉल्वेंट है लेकिन फ्रोजन, जैसे जमी हुई बर्फ है। तो इसको देखो, हमने वैसे ही थोड़ा सा इसको क्या किया, थोड़ा सा इसको थिक बनाया है ना। तो तुम भी सजाओ, इसको बनाओ, फ्रोजन सॉल्वेंट। हेक्सापोडा देखो, डरा नहीं बेचारा, नहीं डरा है तभी भगा है। और इसके दो पेयर वैसे तो विंग होते हैं, एक पेयर इसको बैलेंसिंग में मदद करता है जिसे हाल्टर बोलते हैं, और एक पेयर होता है जो फ्लाइंग में मदद करते हैं। तुम्हारे में दिया गया फ्रॉग, आगे लिख दिए इंसेक्ट। बहुत दिन से परेशान है, ये क्या है? अरे भैया, इंसेक्ट भी पढ़ना है और तुम्हें फ्रॉग भी पढ़ना है, समझ में आ रहा? इंसेक्ट भी पढ़ना, और इंसेक्ट कहां पे है? हेक्सापोडा। क्लास कौन सी? हेक्सापोडा। फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट पढ़ने हैं, और तुमको अब मेढक भी पढ़ना है। पहला सवाल बिडर्स कैनाल, समझ में आ रहा? तुमको, हाँ वो कॉमन कॉमन डक्ट होता है, पाया जाता है किडनी में, और काम कहां है? रिप्रोडक्शन का। चलेगा, आगे देखो, ये बेटा इसको पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, इसको लिखना, इसको ऐसे मेंशन करो, ये आपका क्या है? ये आपका है फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है, और फिर ये आपका सॉल्वेंट है। अच्छा, ये वाला सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में है, तो इसी को आप लिख लेना, क्या लिखोगे? लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब ये जमा हुआ सॉल्वेंट और ये पिघला हुआ सॉल्वेंट, समझ में आ रहा? अच्छा, अब इसमें आपने क्या ऐड कर दिया है? सॉल्यूट। तो क्या बन गया होगा? सॉल्यूशन। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन को। अच्छा एक बात बताओ, तो मजा आ जाए, बताओ, सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। ये देखो घटा, यही है टीएफ डैश, और ये क्या है? ये है टीएफ। पक्का? ठीक। अच्छा बताओ, ये दोनों का डिफरेंस यहां क्या कहलाएगा? यही है डेल्टा टीएफ। अच्छा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? बता बेटा, टीएफ माइनस टीएफ डैश। और सारे बच्चों को याद करने के बता देता हूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हमने पढ़ाया था? टीबी डैश माइनस टीबी,
और डेल्टा टीएफ में मैंने पढ़ाया है टीएफ माइनस टीएफ डैश। जरा डैश वाली बातों को ध्यान रखना, ये गड़बड़ न करना। दोनों फार्मूले एक जगह लिख लो, नहीं बार बार उसी में टेढ़े हो जाओगे और दीदी से पूछे गलत और। ये देखो ये मेंशन कर लो। तो बताइए सबका बढ़िया ग्राफ बन गया? बन गया? क्लियर है? तो ये ग्राफ है आपका, ग्राफ का काम खत्म। आगे बढ़ा जाए, ग्राफ हो गया। अगली बार लिखो, लिखो इफ, लिखो इफ m इक्वल टू 1, यदि m इक्वल टू हम क्या कर दें 1। अच्छा अभी केएफ का फार्मूला बनवाए थे कि नहीं? केबी वाला नहीं बनवाया अभी। इफ थोड़ी देर बाद, पहले फार्मूला बना दो। इफ कहां लगाएंगे? नहीं, हाँ लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट। जैसा पिछला पढ़ाया एकदम बिल्कुल उसको सेम वैसे तो पढ़ाएंगे, उसी लाइन के बाद वो लाइन लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट, है ना, कॉमा करके लिखो, लिखो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, depression in freezing point is directly proportional to molality of solution, molality of solution। क्या लिखोगे? डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। अब यहां पे हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लाना है इक्वालिटी में, तो डाल दो एक कांस्टेंट केएफ और इनटू m, ये बन गया फार्मूला। ठीक है, अच्छा m क्या है? ये m का फार्मूला क्या लिख लेना, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्यों बेटा? इतने को बता रहा हूं, और इनटू 1000 अपान WB ग्राम। WB को किस में रखना? ग्राम में। तो फार्मूला तो बार बार क्या लिखा है, हो गया ना। अब यहां लिखो ये आपका केबी क्या है? पहला नाम तो अपने मन से रख लो, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। केबी का नाम लिखो, सॉरी केएफ का नाम लिखो, क्या लिखोगे? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा इसका दूसरा नाम बताओ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा बायोलॉजी में जहां क्रायो शब्द आया वो हमेशा लो टेम्परेचर की बात करता है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन -196 सीमेंट का प्रिजर्वेशन किया जाता है कौन सी गैस के अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन।